जी आइए, आप सभी का हमारी योग कक्षा में स्वागत है। आप सभी जितने लोग आ गए हैं, अब अपने आप को योग के लिए तैयार करने के लिए कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। दोनों हथेलियों को हृदय के पास रखिए, आंखें बंद रखें। अब गहरी सांस भर के 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरिए। ओ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी हथेलियां हटाएं। मुस्कुराते हुए आँख खोलिए और बोलिए जय श्री राम। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आइए, अब हम अपने योग कक्षा में, यह योग कक्षा प्राणायाम की कक्षा भी आप कह सकते हैं, ये क्रिटिकल योग कक्षा भी कह सकते हैं। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर लीवर के फेलियर, किडनी के फेलियर, ऐसे लोग विशेषता बैठाए गए हैं, या जिनको कैंसर हो रखा है, या अस्थमा है, माइग्रेन है, नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, परेशान करके रखा है, या स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, भूलने की बीमारी, कुल मिलाकर के यदि आप में से ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको आसन करने के लिए मना किया गया है, तो ये क्लास आपकी है। बाकी अगर आप में से कोई केवल शुगर के लिए यहाँ बैठे हैं तो उनकी क्लास उधर 2 नंबर पिलर के पास चल रही है। अगर केवल घुटने के दर्द के लिए बैठे हैं तो हमारे क्लास के बगल में एक क्लास चलती है, वो घुटने स्पेशल के लिए है। हाँ, चलिए, अब आप फिर भी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आपको इस क्लास की आवश्यकता है। ठीक, आप में से कौन आज पहला दिन है पतंजलि में, आज पहले दिन कदम रखे हैं? योग क्लास ब्रीफिंग हो गई आप लोगों की? बहन जी, आपकी ब्रीफिंग हो गई है? ठीक है, ब्रीफिंग हो गई है तो आप यहीं बैठे। आइए, हम लोग कमर गर्दन सीधी करके प्रारंभ करते हैं प्राणायाम को। मुख्य रूप से स्वामी जी महाराज के अनुसार 8 प्रकार के प्राणायाम बताए जाते हैं। तो हमने कल उनका नाम सुना था ना? सुना था। पहला कौन सा है भैया? भस्त्रिका प्राणायाम। बोलिए। आप बोलते हैं तो दिमाग में रिकॉर्ड होता है। कौन सा है? भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब भर, और त्रिका मतलब छोड़ दो। भरिए और छोड़ दीजिए। लेकिन कितना? वो तो हम दिन भर सांस ही लेते हैं कि भरते हैं और छोड़ते हैं। क्या हमारा प्राणायाम होता है? नहीं होता। यदि हम प्रॉपर सांस भरते हैं लंग्स तक, उस जिस सांस में हमारा फेफड़ा फूले और सांस छोड़ने पर नाभि के नीचे तक थोड़ा बल लगे, उसको भस्त्रिका कहते हैं। है सांसों का लेना और छोड़ना ही। बहुत सरल है। सांसों को पूरा भरिए
और सांसों को पूरा छोड़िए। तो भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं पूर्ण रूप से श्वास को भरना और पूर्ण रूप से श्वास को छोड़ना। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 2 से 5 मिनट। इस प्रकार से अपनी उंगली बनाइए। पहली उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ पे लगाएं। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। बोलिए बहुत अच्छे हैं आप। इससे वात बैलेंस होती है। आप जिस उम्र में हैं लगभग आप में से 45 के पार ही हैं। 45 के पार जाने पर वात बढ़ने लग जाती है, बिगड़ने लग जाती है। उसको बैलेंस करना है तो ये वात मुद्रा लगानी चाहिए। ऐसा करके अपने घुटने पर रखिए, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, आकाश की ओर। अब गहरी सांस भरिए बिना झटके से। करिए 20 बार करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आंखें बंद रखिए, सांस भरिए। जैसे गुब्बारे में पूरी हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है अच्छी प्रकार से, तो उस गुब्बारे में चमक बढ़ती है। ऐसे ही जब आप प्रतिदिन इस भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान गहरी सांस भरते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक बढ़ती है, हमारे अंगों में कांति बढ़ती है। सांस पूरा छोड़ते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। ये तो हम आपको श्वासों की आवाज़ निकाल रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। आचार्य जी ये तो हाँ, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। बिना किसी जल्दबाजी के, और प्रयास करिए कि बिना आवाज़ के सांस ऊपर जाए, बिना आवाज़ के सांस बाहर जाए। प्रयास करिए। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से भरना, ऐसे कोई नाक से छोड़ना। आज ही आए हुए हैं, बता दिया आचार्य जी, बता दिया आचार्य जी, बता दिया। फेफड़े को पूरा भरिए, पूरा खाली करिए, पूरा भरिए, पूरा खाली करिए। चलिए रिलैक्स कीजिए। इसका क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मतलब गहरी सांस भरना, गहरी सांस छोड़ना। सबको कम से कम कितना करना चाहिए? 5 से नहीं, 20 बार नहीं, वो तो हमने आपको अभ्यास कराया इतना, है ना। यहाँ पर समय लिमिटेड है। घर पर यहाँ पर हम आपको अच्छी प्रकार से सिखाकर भेजेंगे, आपको आपकी सावधानियाँ बता करके भेजेंगे और यहाँ पर मात्रा बता करके भेजेंगे। तो कोई किसी भी प्रकार का पीड़ित हो, किसी भी प्रकार का रोगी हो, आपको कम से कम 10 से 20 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना चाहिए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना, बहुत झटके से सांस नहीं भरा रहे हैं हम, बहुत झटके से सांस छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जैसी गति से करते हैं, है सही वो भी, भस्त्रिका प्राणायाम है वो भी, लेकिन आप क्रिटिकल क्लास में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत धीमी गति से सांस भरना और धीमी गति से पूरी सांस को बाहर छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम। कोई डाउट है आपको? नहीं है। चलें आगे। आइए अब हम आगे चलते हैं कपालभाति प्राणायाम की ओर। दूसरे अभ्यास का क्या नाम है? कपालभाति प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल मतलब ये माथा, माथा, भाती मतलब चमक, शाइनिंग आती है, कांति बढ़ती है। किसको करने से? कपालभाति का अभ्यास करने से। तो कपालभाति कैसे की जाती है? कपालभाति करने का सबसे सुंदर तरीका है नाक से झटका मार के, नाक से झटका मार के सांस को बाहर फेंकना। उधर रहने चले जाओ, वो आचार्य टहल रहे हैं ना, वो आपको बता देंगे। आचार्य शुरू के थोड़ी देर यहीं खड़े रहिए क्योंकि लोग यहीं से आते हैं। कपालभाति का मतलब है नाक से थोड़ा सा झटका लगाना। बिना भरे,
भरने का प्रयास करेंगे फिर छोड़ेंगे तो वो आपकी भस्त्रिका हो जाएगी। वही तो हम भस्त्रिका में कर रहे थे, ये तो भस्त्रिका है। अगर भर के छोड़ें, बिना भरे छोड़िए तो क्या कहलाएगी? कपालभाति। प्रयास करिए, बनेगा। भरना तो पड़ता है लेकिन आपका भरना दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, केवल आपका झटका लगाना दिखाई पड़ना चाहिए। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, तेज गति से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्रिटिकल क्लास में बैठे हैं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। वो 1 सेकंड क्या होता है? ओम 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 ओम। ये कपालभाति। अब आप करना शुरू कीजिए, हम आपको इसकी सावधानियां बताते हैं ताकि आपका 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। कपालभाति कीजिए भाई साहब, खाली नहीं बैठिए, कुछ अभ्यास कीजिए, कपालभाति करते रहिए। हम आपको इसकी सावधानियां बताते हैं। कपालभाति में थोड़ी सावधानियां होती हैं। कपालभाति प्राणायाम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनके लीवर में पानी भर गया है, पानी बढ़ गया है, पेट में पानी भर गया है, चेस्ट में पानी भर गया है, रीढ़ की हड्डी में पानी भर रहा है। ऐसे लोग भी अब देखने में आ रहे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी से इंजेक्शन द्वारा पानी निकाला जा रहा है। ऐसे ऐसे रोग सामने आ रहे हैं जिनकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं करी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी लाइफ स्टाइल इतनी गंदी होती जा रही है कि ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनके विषय में हम जानते भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा खान पान कर रहे हैं जिनके बारे में हमारे ग्रंथों में कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है। क्या खा रहे हैं? रात को आइसक्रीम खा रहे। आइसक्रीम का वर्णन हमारे ग्रंथों में कहीं है नहीं, चलो फिर भी खाना ही है। तो जब तक भगवान सूरज की धूप रहती है तब तक खाना। लेकिन किसको खाना? जिनको कफ दोष नहीं है, जिनको पित्त दोष है, उनके लिए थोड़ी सी छूट है। छूट है नहीं, चलो फिर भी थोड़ा सा वो पचा जाएंगे। लेकिन कफ दोष है। कफ दोष किसे कहते हैं? कफ दोष उसको कहते हैं हमारे शरीर में जब बहुत ज़्यादा कफ की मात्रा बढ़ने लग जाती है। कफ बोलते हैं बलगम को। बलगम जानते हैं आप? जो खांसने पर एक गीला गीला सा पदार्थ निकलता है, उसको व्यवहारिक भाषा में कफ कहते हैं। तो वो कफ की मात्रा बढ़ने लग जाती है। कब? जब आपके शरीर में कफ बढ़ता है। जब कफ दोष हो तो शीतल चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और रात्रि में तो बिल्कुल भी उनका सेवन जहर है। दही नहीं खा सकते, चावल पका हुआ नहीं खा सकते, कच्चा भी नहीं खा सकते। तो खाएं क्या? गर्म गुड़ वाली चीज़ें खाएं। क्या होती हैं? भुना चना है, बाजरा है, रागी है, मिलेट्स हैं, या बेसन है, चने का आटा, बेसन खा सकते। बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी खाने को हैं। तो उन चीज़ों से हम बचने का प्रयास करें जो नहीं खाना है। अब हमने उनको अपने आहार में शामिल कर लिया है तो हमको ऐसे रोग उत्पन्न होंगे जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। कपालभाति करते रहिए, कथा नहीं सुनिए। हाँ, तो हम बता रहे थे किनको नहीं करना। तो जिनके शरीर में कहीं भी पानी भरता है उनको नहीं करना। जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्रिएटिनिन लेवल इतना बढ़ गया है, किडनी इतनी डैमेज हो गई है कि डायलिसिस होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कि सामान्य रूप से अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, उनके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगाई गई है, वो क्या ही कपालभाति करेंगे। जिन माँ बहनों को पीरियड की प्रॉब्लम हो रखी है उनको भी बिल्कुल कपालभाति तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो ऋतु स्नान नहीं कर लेते। जो माँ बहनें प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनको 9 महीने तक बच्चे के बाहर निकलने और जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दे तब तक कपालभाति का अभ्यास लगभग 2 से 3 महीने बाद तक नहीं करना चाहिए। बाकी आप में से हर किसी को कपालभाति धीरे धीरे गति से
अवश्य करनी चाहिए, करते रहिए। सुनिए ना, माथा में जैसे लग रहा है पकड़े हुआ है। हाँ, सांस। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, यही करिए, आप यही करिए। जवानी एक है लेकिन दिक्कत आधा जवानी। कोई बात नहीं, सब सही होगा, जो आया है वो जाएगा, मानते हैं आप? बस जब मनुष्य नहीं रह जाता तो बीमारी क्या रह जाएगी? सही बात है, आप अभ्यास करो सब जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। करो 5 मिनट इसको करो, देखो क्या मिलता है। मुस्कुराते मुस्कुराते करो, ठीक है? आंखें बंद कर लो 5 मिनट, अब यही काम करो आप। चलिए, कपालभाति की हमने सावधानी आपको बता दी। अब कौन कौन कर सकता है? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हर किसी को किया जाना चाहिए, हर किसी के द्वारा। बीपी वाले भी कर सकते हैं, डरना नहीं है। हृदय रोग वाले कर सकते हैं, डरना नहीं है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, कर सकते हैं, डरना नहीं है। कैसे करना है? 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। ओम 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 ओम, इस गति से आप कर सकते हैं, ठीक है? ये 2 प्राणायाम हुए। तीसरे प्राणायाम का क्या नाम है? हर्निया वाले कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं, धीमी गति से। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। राधे राधे बहन जी, बैठिए, आप भी अभ्यास करिए धीरे धीरे। इधर बैठ जाइए, इधर। अच्छा, अगर नहीं नीचे बैठ सकते हैं आप, आ जाइए, इधर बैठ जाइए, कोई नहीं, जितना आपसे हो पाए उतना करिए। हम आगे चलें। कपालभाति से संबंधित कोई और प्रश्न हो? केवल एक सामान्य सा प्रश्न हो सकता है कि कब करें। कपालभाति को केवल खाली पेट करना चाहिए। बाकी अभ्यास तो आप भरे पेट कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, ओम चैंटिंग है, भस्त्रिका धीमी गति से, इनको आप भरे पेट भी कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम को केवल और केवल खाली पेट करना चाहिए, ठीक है? आइए अगले अभ्यास की ओर चलें। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना दायां हाथ उठाइए, दायां मतलब राइट हैंड। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो दायां उठाइए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो राइट उठाइए। आप कौन से मीडियम वाले हो बहन जी? हाँ, किसी एक मीडियम में तो रहिए। राइट हैंड, देखिए आप हमारे उल्टा बैठे हैं, हम अगर ये हाथ उठा रहे तो आपको इधर वाला हाथ उठाना चाहिए। आप मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे लगते हो। सपोज थोड़ी बात बुरी लग जाए, बोलता तो नहीं हूँ बुरी लगने वाली, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दूसरे भाव में होते हैं और बात बुरी लग जाती है, तो भी हमको पचा जाना। अब मुस्कुराते हुए दायां हाथ उठाइए, पहली उंगली को मोड़कर अंगूठे के नीचे लगाइए जड़ में। अब इस हथेली को अपने चेहरे की तरफ मोड़ लीजिए, मुड़ गई। अब आपका दायां अंगूठा दाईं नाक की तरफ आ गया, तो दायां नाक बंद करिए। बाईं नाक से लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस भरिए। कितना भरिए? छाती फुलाइए सांस भर के, झटके से नहीं, धीरे धीरे प्यार से। फिर अपनी लेफ्ट नोज बंद करके राइट नोज से सांस छोड़िए। राइट से फिर भरिए। कितना भरिए? छाती फुलाना है। फिर लेफ्ट से छोड़िए। अब जिससे छोड़ी है उससे फिर भरना है। दूसरी नाक से छोड़िए, जिससे छोड़ रहे हैं उससे वापस खींचिए। ये छोटी सी बात याद रखिए कि जिससे हमें छोड़ना है उसी से वापस खींचना भी है, और खींचकर अपोजिट नोज से बाहर छोड़ना है। इसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। आइए 5 मिनट अनुलोम विलोम आंखें बंद करके करते हैं। आंखें बंद कीजिए। अब कुछ लोग गलत भी कर रहे हो, एक बार विधि सुन लीजिए। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सांसों का तो आपने समझ लिया, अंगूठे उंगलियों का समझ लिया। अब आपकी कोहनी कहाँ होनी चाहिए, ध्यान रखिए। कोहनी यदि आप ऐसे करके अभ्यास करेंगे, कुछ लोग कर रहे थे इसीलिए हमें याद आ गया, हमने सोचा आपको बता दूं। अगर आपका हाथ ऐसे है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप 2 मिनट 3 मिनट से अधिक कर नहीं पाएंगे, थक जाएंगे आप। यदि आपके एल्बो डाउन है ऐसे,
इसको कोई काम मत दीजिए, उसको रिलैक्स रहने दीजिए, काम दीजिए नाक को। जितना आप पवित्रता के साथ अपनी सांस को भीतर भर सकें भरिए, और पूरी सांस को धीरे 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 नाभि के नीचे तक छोड़िए। अगर आप थक रहे हैं तो अपना एक हाथ उठाकर कमर के बगल में रख लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बस किससे बचना है? अपनी गर्दन नहीं झुकने देना, इससे बचना है। क्यों नहीं झुकने देना? मन में प्रश्न उठता होगा, करते करते सुनिए, करिए, करते करते सुनते भी रहिए। हम जो भी बात कहते हैं आपके मन में प्रश्न उठता होगा, और उठना भी चाहिए। अच्छा साधक वही है जो बातों को सुनकर, थ्योरी को सुनकर उसके मन में प्रश्न उठे। यदि प्रश्न नहीं उठता है, इसका मतलब वो परिपक्व है या वो सुनना नहीं चाहता है। तो दो में से आप कौन वाले हो ये आप जानो। हमने आपको बताया कि गर्दन नीचे नहीं झुकाना। क्यों नहीं झुकाना? क्योंकि जब आपकी सांस नाक से जाती है तो कुछ भाग श्वासों का, ऑक्सीजन का, ये रीढ़ की हड्डी की तरफ से, ये रीढ़ की हड्डी में जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल पार्ट मान लीजिए। ऊपरी भाग को हम सर्वाइकल पार्ट मानते हैं। तो सर्वाइकल पार्ट से ऑक्सीजन हमारे भीतर रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती है, ऐसा मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए। वहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और जब हम दूसरी नाक से सांस छोड़ते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी से टॉक्सिन्स बाहर निकल करके दूसरी नाक के द्वारा हम इसको बाहर छोड़ते हैं। करते करते सुनिए, लाल गमछा वाले बाबूजी कथा मत सुनिए, करिए। आपको कह रहे करते करते कान खोले रखिए, सुनिए, मुस्कुराते रहिए। करो बाबा, फिर हाथ नीचे ले आए, गलत बात। हाँ, तो हम कहते हैं गर्दन नीचे क्यों नहीं करनी चाहिए। जब आप गर्दन नीचे करते हो और फिर सांस भरते हो तो यहाँ पे चैनल थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे पानी की पाइप, जैसे पानी की पाइप होती है, अगर हम पानी कहीं से टोटी से पानी आ रहा है और बीच में कहीं पाइप आपकी मुड़ रखी है तो पानी आगे कम मात्रा में जाएगा। लेकिन यदि हम पानी की पाइप को बिल्कुल सीधा कर दें तो क्या मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, वो कहीं से बाधित नहीं होगी। इसलिए अपनी गर्दन को सीधी रखना, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना। तो जब हम पीछे अपने हाथ रख लेते रिलैक्स में तो भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। ऐसा आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? लेट के भी किया जा सकता है। कुछ लोग 5 मिनट से अधिक इस अभ्यास को नहीं कर पाते, जैसे वो बाबा जी के हाथ ज़्यादा देर ऊपर उठ नहीं पाते थे, इसलिए वो हाथ नीचे करते थे। आपको क्या समस्या है? पीछे करो ना भैया, कान से सुनो, ताकि हमें भी ना लगे कि हम आपका समय खा रहे हैं। हमें समझाना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। सावधानी और लाभ दोनों आपके पास हम प्रेषित करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेट के अभ्यास कर सकते हैं आप इसको। जब आप लेट के करते हैं तो चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। कभी आपने फील किया है? जब आप लेट जाते हैं तो आपके फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। तो जब फेफड़े का आकार बढ़ गया तो सांस को आप और अधिक मात्रा में खींच पाते हैं, गहरी मात्रा में। लेकिन खींचना उतना ही सांस जितने में घुटन ना होने लगे, उलझन ना होने लगे। प्यार से हम अभ्यास कीजिए, लंबा अभ्यास आप कर पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। और क्या सावधानी रखें? झटके से सांस नहीं भरनी चाहिए। कैसे? कुछ लोग आपके आसपास करते दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप अनुलोम विलोम करते करते सुनिए, अनुलोम विलोम करते करते सुनिए कि हमें तीव्र गति से इसका अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारी नासिका के अंदर, नाक के भीतर बाल दे रखे हैं। बाल जानते हैं आप? नासा के अंदर, नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, रोमकूप कहते हैं। कूप रोए होते हैं, रोए जैसे। जब हम धीमी गति से सांस भरते हैं
तो उन रोयों को, उन बाल को समय मिल जाता है कि हमारे भीतर जाने वाली हवा में से डस्ट पार्टिकल्स को वो चिपका लेते हैं। उन रोयों के साथ में थोड़ा सा कफ की मात्रा लिपटी रहती है। जैसे ही धूल का कण कोई भी भीतर जाता है वो उसको चिपका लेती हैं। जब अधिक धूल की मात्रा भीतर जाने लगती है तो छींक के माध्यम से शरीर उसको बाहर कर देता है। अब इसके अपोजिट समझिए, हमने तीव्र गति से अभ्यास शुरू कर दिया, वो डायरेक्ट फोर्स के कारण उनके द्वारा रोके नहीं रुक पाते हैं और डायरेक्ट डस्ट आपके लंग्स में पहुंचता है और आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए तीव्र गति से अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। चलिए, अब इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई और भी डाउट है तो आप घर पर या कमरे पर जा कर के 5 से 10 मिनट अभ्यास करिए। जो भी मन में डाउट हो उसको डायरी में लिखिए, फिर आप अगले दिन पूछिए। चलिए, धीरे से हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। ये हो गया अनुलोम विलोम। ये इतना लाभकारी है कि यदि आप इसको 24 घंटे में से 16 घंटे भी करो तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। सच में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सांस जो नॉर्मल भर रहे हैं, जो नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, वही काम हम अनुलोम विलोम में भी तो करते हैं। बस बैलेंस के साथ लंग्स को पूरा भरना और लंग्स को पूरा खाली करना। तो चलिए हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, एक हाँ, पूछिए पूछिए। अरे रुकिए, बैठे रहिए, अभी आपके प्रश्न लेने का समय नहीं। अच्छा, ऐसे मौखिक बताइए अगर अनुलोम विलोम से संबंधित है तो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपको? ब्रेन की नस दबी हुई है। हाँ, तो यही इन्हीं सब अभ्यासों में से ही आप ठीक हो जाओगे। ठीक हार्ट है? का प्रॉब्लम है। यही अभ्यास करना है। ठीक, अनुलोम विलोम अच्छा, लंबा कीजिए। आगे बढ़े, उज्जाई प्राणायाम की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को अनुलोम विलोम सर्वाधिक मात्रा में करना बताया गया है वो लोग अपने अनुलोम विलोम में लगे रहिए। कान से सुनते भी रहिए कि उज्जाई क्या होता है। तो आप चाहो तो आप अपने अनुलोम विलोम में लगे रह सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लगे रहिए। आप लोग अनुलोम विलोम में लगे रहिए और उज्जाई प्राणायाम की विधि सीखिए। उज्जाई प्राणायाम हम 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपने कंठ से आवाज करते हुए सांस को भरना। कैसे? अब ये आपने सांस भर ली। अब जो सांस आपने भरी है, दूसरे स्टेप में गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाकर 2 सेकंड रोकिए। किसी की क्षमता है तो 5 सेकंड रोकिए, किसी की क्षमता है 10 सेकंड रोकिए। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है गर्दन को ऊपर उठाइए और हर बार लेफ्ट नोज से सांस को बाहर छोड़िए। और हिंदी वाले किससे छोड़ेंगे? बाईं नाक से। अंग्रेजी वाले छोड़िए लेफ्ट नोज से और हिंदी वाले बाईं नाक से। ठीक है, फिर हम आपको समझाते हैं एक बार और। समझ में बात आ गई? अब बिना संकोच के आप बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? संकोच करोगे तो सीखोगे कैसे? जी, हमें नहीं समझ में आया। अब आप करके देखोगे तब समझ में आएगा। चलिए 5 बार करने का प्रयास करिए। तीनों स्टेप को ध्यान में रखना है। पहला स्टेप है गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर भरना है। फिर अपनी गर्दन को झुका करके 2 सेकंड, 5 सेकंड, उससे ज़्यादा मत रोकिए। तीसरा स्टेप है गर्दन ऊपर और लेफ्ट नोज से आउट। करिए, आंखें बंद करके 5 बार करिए। दूसरे को मत देखिए, करिए। नहीं बनेगा हम फिर बताएंगे, हम यहीं बैठे हैं अभी।
क्योंकि हम क्रिटिकल क्लास में बैठे हैं, इसलिए बहुत अधिक अपनी गर्दन को झुकाकर सांस नहीं रोकना, ठीक है। हो सकता है आपको देखते हुए बगल वाला भी 10 सेकंड रोक ले और उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, समझिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे चलेगा, गलत करेंगे तो नहीं चलेगा। सावधानी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हृदय रोग है या बहुत ज़्यादा सांस की समस्या है तो वो लोग अपने अनुलोम विलोम में ही लगे रहिए। ऊंचाई की आपको विशेष आवश्यकता नहीं है, आप कपालभाति अनुलोम विलोम से भी ठीक हो जाओगे। ऊंचाई उनको विशेष आवश्यकता होती है जिनको थायराइड है, जिनको गले में गांठ हो गई है, गले का कैंसर हो गया है, मुख का कैंसर हो रखा है ना, जिनको लंग्स में थोड़ी बहुत समस्या है, उनके लिए तो लाभ करेगी उनको भी लाभ जिनको कहीं की भी कोई समस्या है, लेकिन विशेष लाभ अनुलोम विलोम कपालभाति से भी आपको मिलेगा। तो अभी कितने लोगों से नहीं बन पाया, सही सही हाथ उठाओ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 बस। इनके बगल वाले इनको बता नहीं दोगे एक बार? आप अपने स्तर से बताने का प्रयास करिए, फिर हम भी बताते हैं। नहीं बताओगे? हम ही बताते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे गलत होता है। जब आप गलत समझ जाएंगे तो आप उससे बचेंगे, फिर अच्छे की तरफ जाएंगे। गलत कैसे करते हैं लोग, देखिएगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं। हमें क्या करना है? लेना है। वो कैसे पता चलेगा? सांस गले से भर के तुरंत नाक से छोड़ के चेक करिए। यदि आप सांस भर के छोड़ रहे हैं और हवा निकल रही है तो आप सही कर रहे हैं। करिए। हवा लगा के चेक करिए कितने लोग सांस भरने के बाद छोड़ने पर हवा बाहर निकल रही है। करिए 3 बार। अब कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनको जब आप नाक से सांस छोड़ रहे थे तो आपकी हथेली में हवा का टकराव हो रहा था? अगर हो रहा था तो हाथ उठाइए। हमारे हो रहा था। अगर हो रहा था तो आप सही कर रहे थे। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे करने के बाद सांस बाहर नहीं निकल रही थी? हैं आप में से कुछ लोग? नहीं है। इसका मतलब सबका सही है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे संबंधित क्या नी पेन के लिए किधर बैठे? वो बगल वाली क्लास में आइज और हार्ट का यहीं बैठ जाए। यही हार्ट के लिए। ठीक है। आवाज नहीं आ रही हमारी। हाँ, कोई नहीं, आएगी। यहाँ पे आवाज़ धीरे धीरे आएगी। अब जैसे हिचकी आती है ना, अच्छा एक और सरल तरीका है, कभी कभी नहीं आता है तो जो हिचकी आती है लीजिए 10-15 बार हिचकी लीजिए, आवाज कीजिए हिचकी में। अब इसे हिचकी को लंबा करने लगिए। फिर से 5 बार करिए। ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। यदि ये ठीक होने लग जाएगा, ये स्टेप अच्छा होने लग जाएगा तो 2 स्टेप आगे के सरल हैं। पहला स्टेप थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, ठीक है। हाँ पूछिए। ये वाला है ना, हाँ, नाक सांस नहीं होता है। क्यों बंद है क्या इनकी कभी सनाह? कभी बंद होता है,
अच्छा, जी अभी हम आपको अलग से समझा देंगे, जी ठीक है। राइट से ना इधर ये ऐसे करना है ना अनुलोम। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जिससे छोड़ा है आपने फिर भरिए उसी से। हाँ, बहुत अच्छे। फिर दूसरे से छोड़ के उसी से फिर भरिए। बहुत अच्छा, अब समझ में आ गया भैया। अब चले आगे। उज्जाई समझ ली लगभग सब ने। अब मान के चलिए कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो कल समझ लेंगे, या आप में से कुछ लोग उनको समझा देना, ठीक। हमको आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमको बता दीजिए। अनुलोम विलोम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, आप वही करते रहो, ठीक है। अभी आपको उज्जाई की आवश्यकता नहीं, ठीक। नहीं अनुलोम विलोम ब्रेन गिनास अभी खाली अनुलोम विलोम ही करें। करिए ना, अनुलोम विलोम बता तो दिया आप। अगर आप फिर भी संशय पाले रहोगे तो फिर मन भ्रमित रहेगा। अभी आपको सही आ गया, मैंने चेक कर लिया। अब आंखें बंद करके आप उसी में लगे रहिए, ठीक है, अपनी सांस के साथ। आइए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम। अब आइए अगले अभ्यास की तरफ चलें। बाह्य प्राणायाम। बाकी लोग अनुलोम विलोम में अपने लगे रहिए। देखिए, बाह्य प्राणायाम किसके लिए बहुत लाभकारी है। बाह्य प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनको धातु रोग होते हैं। क्या आप में से कोई हैं जिनको धातु रोग है, मूत्र के साथ धातु बाहर निकलती है, या प्रोटीन लीकेज होती है आप में से कोई? ठीक है, हाथ नीचे। आपके लिए बाह्य प्राणायाम अमृत का काम करेगा। लेकिन बाकी वो लोग जिनको हृदय की समस्या है, जो सांस नहीं रोक पाते हैं, वो अपने अनुलोम विलोम में लगे रहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाह्य प्राणायाम में थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो बाह्य प्राणायाम करने का भी 3 से 4 स्टेप है। पहले आप समझ लीजिए, फिर करिए। हम गहरी सांस बाहर छोड़ दें, पहला स्टेप। अब सांस भरेंगे तब तो छोड़ पाएंगे, तो पहले सांस भरना है। पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। सांसों को बाहर छोड़ के फिर सांस भरिए मत। क्या करना है, अपने एनस को ऊपर खींचिए। एनस मतलब गुदा द्वार। एनस मतलब गुदा द्वार। एनस को ऊपर खींचिए। दूसरा है नाभि को अंदर खींचिए। तीसरा है गर्दन को नीचे झुकाइए। इस सारी प्रक्रिया में सांस बाहर छूट रखी है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। जिनको इतनी देर सांस रोकने का अभ्यास नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। हृदय रोग है, नहीं करिए। अस्थमा की समस्या, नहीं करिए, ठीक है। सामान्य कैंसर वाले हैं वो कर सकते हैं, सामान्य लीवर वाले वो कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम आपको समझाते हैं। सांस पूरी भरिए, पूरी सांस छोड़ दीजिए। एनस ऊपर, नाभि अंदर, गर्दन नीचे। 2 सेकंड 5 सेकंड रुकिए। फिर गर्दन उठाकर सांस भर लीजिए। फिर नाभि को ढीला छोड़ दीजिए। फिर एनस को ढीला छोड़ दीजिए। इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। क्यों नाम है? क्योंकि इसमें सांस को हम बाहर छोड़ के रखते हैं, इसलिए बाह्य प्राणायाम नाम है, ठीक। इसी का एक दूसरा वर्जन है अंतः कुंभक। अंतः प्राणायाम भी कर सकते हैं, उसमें आप सांस भर के भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाह्य प्राणायाम है उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है जिनको धातु के रोग होते हैं, जिनको बार बार पेशाब लगती है, जिनका प्रोस्टेट अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ने लग गया है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। समझ रहे हैं? यौन रोगों में बहुत लाभकारी है। कुल मिलाकर ऐसा समझिए। अब यौन रोग क्या है? हमारे मल और मूत्र के द्वार के आसपास जितने रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी यौन रोग हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। आपका मन बहुत चंचल है। अब आप तो वृद्ध अवस्था में हैं लगभग। हमारी उम्र के लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है, काम वासना से पीड़ित रहते हैं। उन
काम वासना से पीड़ित लोगों के लिए यह बाह्य प्राणायाम अमृत की तरह काम करता है। यदि आप योग के मार्ग में चलना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आपके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत लाभकारी है। ये जबरदस्ती आपको विषयों से अलग करेगा, वैराग्य की तरफ ले जाएगा। तो आइए 2 से 3 बार सभी लोग कर लेते हैं जिनको कोई समस्या नहीं है। आइए। चलिए रिलैक्स, बहुत अच्छे। कितने लोगों ने हमारे साथ किया, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा। इतने ही लोगों को ज़रूरत भी थी। हम भी नहीं चाहते थे कि आप सारे लोग करें, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल रोगी बैठे हैं। अब ये प्राणायाम की सीरीज में है, इसलिए बताना पड़ता है। बाकी ये सारे लोगों को करना ज़रूरी नहीं है। वो चित्रा में मुश्किल हो गया, इसलिए क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, बैठ के करो, लेट के करो, जैसे भी करो, लेकिन अनुलोम विलोम करो। अब चलिए हम आगे चलते हैं। चलें आगे। अगले अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है? अब ये भ्रामरी प्राणायाम सभी के लिए अमृत है। सभी मतलब सभी, चाहे किडनी प्रॉब्लम वाले हों, लीवर प्रॉब्लम वाले हों, कैंसर वाले हों, अस्थमा वाले हों, सब के लिए लाभकारी है। इसमें कितने स्टेप हमने बताए थे आपको? कोई है पुराने? 6 स्टेप बताए थे। तो अभी आप सुनिएगा, करिएगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे। ध्यान पूर्वक देखिए, चाहे अनुलोम विलोम करते करते देखिए, ताकि आपका 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। अनुलोम विलोम करते करते देखिए। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हमारी सारी क्रिया अच्छी होगी। क्या है? पहला स्टेप है, भगवान ने हमको 4 उंगलियां दे रखी है, दाएं हाथ में बाएं हाथ। तो 4 उंगलियों में जो पहली उंगलियां हैं, पहली इनको माथे पर दोनों तरफ रखेंगे। रखना नहीं है, समझिए, आप समझिए। ये आपको वीडियो भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप चिंता ना करें, आपको दिखाई पड़ेगा। पहली उंगलियां माथे पर, इन 3 उंगलियों को मिलाकर आंखों पर रखिए, कोमलता से दबाइए मत। ये हुआ स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? अपने अंगूठों से कान के ढक्कन बंद करिए। ढक्कन कहते हैं ये कान का बाहरी भाग, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं छोटा कान, व्यवहारिक भाषा में छोटे कान को बंद कर लिया। पहला स्टेप, माथे पर उंगली पहली। दूसरा स्टेप, आंखों पर 3 उंगलियां मिला करके। तीसरा स्टेप, अंगूठे से कान बंद। अब आप अगर बंद कर लोगे तो सुनोगे क्या? बंद नहीं करिए, इनको भी जगह दीजिए। अभी करिए मत, है ना? फिर देखोगे क्या, समझोगे क्या। 3 स्टेप समझ लिया। चौथा स्टेप है, अब हम करेंगे और आप देखेंगे। ये हमने 3 स्टेप लगा लिए। चौथा स्टेप है, इसमें नाक से गहरी सांस भरना। 5वां स्टेप है, मुंह बंद करके ओम बोलना। और 6वां लास्ट स्टेप है, आपको शरीर में जिस जगह भी समस्या है, वहाँ पर इस वाइब्रेशन को पहुँचाना, चाहे फेफड़े में, चाहे लीवर में, चाहे किडनी में। उनसे पूछो कोई वेदा लाइफ जाना चाहता है, कोई 2 दिन की वहीं थेरेपी लेने के लिए। फिर दो कोई सच्ची पूछ। फिर अच्छा। आप में से कोई वेदा लाइफ जाना चाहते हैं क्या?
2 दिन की आपकी थेरेपी वहीं चलेगी। अगर आप में से कोई इच्छुक है लेकिन जाना चाहते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने मतलब चाहिए, ट्रैकिंग वगैरह होगी ना, तो केवल जो फिट उन्हीं व्यक्ति को है, लिया जाएगा। आचार्य जी क्रिटिकल क्लास है, इसमें कोई नहीं होगा ना? यहाँ बेकार है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है, ट्रेन का है। कोई बात नहीं, उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी 6 प्रकार के स्टेप समझे, समझ लिया? अरे फिर से उसी में लिप्त हो गए, इधर फोकस कीजिए। हाँ चलिए देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए। 6 स्टेप हमने आपको बताए। पहला स्टेप है माथे पर उंगली, दूसरा स्टेप है 3 उंगली आंखों पर, तीसरा स्टेप है अंगूठे से कान बंद करना, चौथा स्टेप है नाक से गहरी सांस भरना, 5वां स्टेप है मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना। तो एक भंवरे जैसी आवाज़, एक नाद उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। और 6वां स्टेप है उस वाइब्रेशन को अपने पीड़ित अंग तक महसूस करना। समझ में बात आ गई? एक बार समय बता दीजिए एग्जैक्ट, देखिए कितना समय हो गया। 6:54 54 हो गया। तो ये समझ रही है। आइए 3 बार हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद। हाँ? अच्छा। हाथ नीचे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करिए। अब दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए, आपस में खूब बढ़िया घर्षण करिए, गरम करिए। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए, गर्माहट को अपनी आंखों में खींचिए। धीरे धीरे अपनी हथेलियां हटाएं, मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए हंसेंगे, हंसाएंगे, सबको निरोगी बनाएंगे। और जोर से चलिए आप सभी से